I am talking about the amendment of MOA. Amendment of Memorandum of Association में पार्ट है amendment of capital clause alter करने हैं और उसमें alteration of capital करने हैं या अगर मैं बात करता हूँ reduction of share capital करने हैं. तो कैसे alteration of capital सबको याद है तो everybody remembers पुराने फंडास को याद है. Section 61 the alteration of capital and section 66 the reduction of the share capital. लेकिन reduction of share capital के लिए 15 दिसंबर 2016 से पहले कहते थे 15 दिसंबर 2016 से पहले reduction of share capital के लिए हाई कोर्ट अप्रूवल चाहिए होता. अभी वो हाई कोर्ट वाली पावर शिफ्ट हो गई एनसीएलटी के पास. तो अब मैं कहूँगा section 66 of Committee 2013 the new section 66 has become well alive. It has been enforced on which date 15 December 2016. तो ये सेक्शन अब enforce कब से हुआ है on 15 December 2016. Reduction of share capital का नया सेक्शन enforce हो गया है. और दो चीजें स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 पुराने चले आ रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है. स्टेप 3 चेंज हो गया है. स्टेप नंबर 1 जिस कंपनी को अपने आर्टिकल्स में जिस कंपनी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है उसके पास आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल. नंबर 2 रिडक्शन के लिए एसआर पास करना है. अच्छा एसआर पास करेंगे तो एक फॉर्म तो फाइल करें एमपीडी 14 विद इन 30 डेज. और तीसरा काम प्रायर एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए. अभी पहले क्या चाहिए होता था हाई कोर्ट अप्रूवल. अभी हाई कोर्ट की पावर शिफ्ट हो गई एनसीएलटी के पास ऑन 15 दिसंबर 2016. तो मैं कहूँगा ये दिसंबर 16 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था बट जून 17 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है. एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म इज फॉर्म आरएससी 1 और आरएससी से लिख रहा है आरएससी का फुल फॉर्म बनेगा तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. फुल फॉर्म बनेगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. और उसके साथ साथ आज से एनसीएलटी अप्रूवल एक बार हाथ में आ गया. ये तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया. एनसीएलटी अप्रूवल मिलने के बाद file form MPD 14 to the ROC and file INC 28 to the ROC. ROC बस वो INC 28 फाइल करना और उसके साथ NCLT अप्रूवल की कॉपी लगा कर देनी है कि NCLT अप्रूवल मिल गया. इसमें फाइनल ऑर्डर में NCLT में NCLT अप्रूवल देगा कि आप अपना कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस करें. NCLT may or may not पास ऑर्डर की कंपनी के नाम के पीछे सफिक्स में आपको दो शब्द जोड़ने पड़ेंगे एंड रिड्यूस्ड. एनसीएलटी के फाइनल ऑर्डर में जो कहते हैं ना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए हम अप्रूवल दे रहे हैं. एनसीएलटी कंपनी को बोल सकता है कि अपनी कंपनी के नाम में दो वर्ड ऐड करो. क्या दो वर्ड ऐड करो? एंड रिड्यूस्ड. अगर एंड रिड्यूस्ड बोला है ऐड करो तो फिर वो एंड रिड्यूस्ड ऐड करना पड़ेगा. और अगर बोला कि कोई जरूरत नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा. अच्छा कितने टाइम के लिए ऐड करना पड़ेगा वो भी रूल में कुछ नहीं बताया, सेक्शन कुछ नहीं बताया. एनसीएलटी अपने ऑर्डर में बताएगा कि 2 साल के लिए ऐड करो या 3 साल के लिए. और सोच के देखो कंपनी का नाम बड़ा अजीब सा दिखेगा. अभी तक कंपनी का नाम था एबीसी लिमिटेड और एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस. तो जब कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में ऊपर क्या लिखेंगे कंपनी का टाइटल क्या है एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस. इन अकाउंट में भी एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस. नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जा रहा है ऑल ओवर इंडिया सबको एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस. तो थोड़ा सा अजीब दिखेगा लेकिन एनसीएलटी may not will ask the company to will add the words and reduce. अच्छा सेक्शन 100 जो ओल्ड एक्ट में था और उसमें रिडक्शन के जो तीनों तरीके बताए थे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट सेक्शन 66 है. तो सेक्शन में तो कोई चेंज है ही. और रिडक्शन के लिए जो आप पहले मेहनत करते थे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए और जितना भी आपने सेक्शन 100 में पढ़ा था वो सेम टू सेम है. उसमें तो कोई चेंज और सिर्फ एक लाइन हमारे लिए देखा जाए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के मैं बोलूँगा एक लाइन ही चाहिए बस. हाई कोर्ट हटाकर क्या करना है एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए. और एनसीएलटी अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट है एनसीएलटी फॉर्म आरएससी 1. बाकी तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. हमने तो ये कि सेक्शन 60 जहाँ पहले सेक्शन 100 लिखा था मतलब वो सेक्शन 100 की जगह पर सेक्शन 66 कर दो और जहाँ हाई कोर्ट लिखा था हाई कोर्ट काट के डिलीट करके एनसीएलटी कहानी खत्म. प्रोफेशनल प्रोग्राम को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. द प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज पर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रूल्स. इसके लिए आपको एक अलग से बेंच
पेज का पंच मिला है आपको अलग से, 3 पेज पंच रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, 3-4 पेजेस का वो पंच है, और जिसमें आपको प्रोसीजर बताया गया है और 3 पेज का प्रोसीजर दिया गया, प्रोसीजर इज ऑफ 3 पेजेस। बट मेरे हिसाब से वो ज़्यादा रेलेवेंट है प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए ये है कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वाले भी अगर मतलब चांस मतलब ना लेना चाहें, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्या मालूम। आजकल एग्जाम में पूछ लेते हैं, मतलब कुछ नहीं मालूम, कहते हैं कि अपडेशन है, नया है, लेटेस्ट है, पूछ लो। क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूँ, जून 16 एग्जाम्स में भी और दिसंबर 16 एग्जाम्स में सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में दे आर आस्किंग फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो पहले कभी सीएस की हिस्ट्री में कभी पूछा नहीं इन्होंने बहुत साल, और ड्राफ्टिंग पूछना शुरू कर दिया। एग्जीक्यूटिव मतलब प्रोफेशनल प्रोग्राम के क्वेश्चन जो ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस ऑफ जब मीटिंग के होते हैं, मतलब वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आने शुरू हो गए, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है इसलिए। तो फाइनली मैं कहूँगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते जा रहा हूँ, एंड नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द प्रोसीजर पार्ट। अब सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ, लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा, इसको केयरफुली। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में सेक्शन में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, सेक्शन नंबर चेंज हो गया, 100 के बजाय हो गया 66, हाई कोर्ट अप्रूवल की जगह हो गया एनसीएलटी, दैट इज इट। और एप्लीकेशन फॉर्म RSC 1 goes to the NCLT along with the fees 5,000 rupees. How much fees? Application form RSC 1 के साथ fees is 5,000 rupees. लेकिन अब सोच के देखो, क्या हम सीधा NCLT के पास अप्रूवल मांगने के लिए पहुंच जाएंगे, या मतलब उससे पहले कुछ घर में अपने होमवर्क करेंगे, अपनी कंपनी में अपना होमवर्क करेंगे, कुछ होमवर्क करेंगे। अगर मैं आपको सीधा रूल्स में ले जाऊँ, RSC रूल्स में, तो वहाँ तो सीधा जाते हैं कि चलो भाई एप्लीकेशन लो NCLT फाइल। लेकिन हमें मालूम है एज कंपनी सेक्रेटरी, ऑब्वियसली मुझे पता है और आपको भी पता है कि पहला काम क्या होगा, कंपनी में किसके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहले किसके दिमाग में आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिमाग में आएगा कि हमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है। तो पहला काम शुरू कहाँ से करेंगे? स्टेप नंबर 1, बोर्ड मीटिंग, और रेजोल्यूशन पास करेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हम अपने लेवल पे तो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ हमें शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है। उसके बाद दूसरा काम ऑब्वियसली उसी बोर्ड मीटिंग में फिक्स करेंगे डेट टाइम प्लेस ऑफ जजमेंट, ऑथराइजिंग द कंपनी सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट द नोटिस, डिस्पैच द नोटिस फॉर जज मीटिंग के ऊपर वन फॉर पासिंग द एसआर या मे बी ई वोटिंग, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं। अगर कंपनी में 1000 पेपर्स या उससे ज्यादा है तो ई वोटिंग, कुछ भी हो सकता है, तो आइदर जज मीटिंग और ई वोटिंग। कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करेंगे और फिर फाइनली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। एसआर पास हो गया तो कौन सा फॉर्म जाएगा? MGD 14 within 10 days filed to the ROC. तो स्टेप नंबर 1 बोर्ड मीटिंग, रेजोल्यूशन पास हो गया रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए। स्टेप नंबर 2 जज मीटिंग या ई वोटिंग, एसआर पास हो गया। स्टेप नंबर 3 MGD 14 फाइल हो गया। अब आ जाइए स्टेप नंबर 4। अब NCLT के पास एप्लीकेशन फाइल करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म RSC 1, लेकिन उसके साथ 5 अनेक्शर जाते हैं। क्या वो 5 अनेक्शर की तैयारियां हम पहले से करनी पड़ेगी? एप्लीकेशन फॉर्म RSC 1 along with 5 annexures and the fees 5,000। बताने के लिए वैसे बता रहा हूँ आपको annexures क्या है। एक तो फॉर्म RSC 1 के साथ जाएगा लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जिनको ऑब्जेक्शन हो सकता है कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस क्यों कर रही है। तो फॉर्म RSC 1 के साथ 5 annexures है। पहला annexure क्या है? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट भी जाएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट भी जाएगी, और लिस्ट में क्या लिखेंगे? उनका नेम, एड्रेस और उनका अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट जो भी है वो। First column name, address, second column that is the principal amount, third column the interest rate। तो वो सब कुछ आ जाएगा, लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिट्स, लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट्स। ये लिस्ट आपकी 31 मार्च की लिस्ट नहीं चाहिए, 31 मार्च की लिस्ट नहीं चाहिए जब आपने बैलेंस शीट बनाई। जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करते हैं NCLT के पास, उससे पहले वाले 15 दिन में 15 डेज में चूज एनी वन डे, कोई एक दिन चुन लो पिछले 15 दिनों में, और उस दिन की लिस्ट चाहिए, लेटेस्ट लिस्ट चाहिए। तो आज एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं 11 मई 2017, आज एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो 31 मार्च 2017 की लिस्ट में चाहिए जिस दिन बैलेंस शीट बनी थी। तो अगर पीछे चले जाते हैं 15 दिन, तो मैं आज 11 में है तो 10 दिन तो मई पे हो गए, 5 दिन अप्रैल पे ले लीजिए, तो आई से दैट इज लेट अस से 26 अप्रैल 2017 से लेकर 10 मई 2017 के बीच में चूज एनी वन डेट, और उस दिन के हिसाब से आप लिस्ट बना लो, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लेटेस्ट लिस्ट विद इन 15 डेज बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन।
उस लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर कौन साइन करेगा? या तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा, या फिर कंपनी में एमडी नहीं है तो कोई दो डायरेक्टर साइन करेंगे, यानी टू डायरेक्टर्स विल साइन इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग एमडी। और उस लिस्ट के साथ उस लिस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक अलग से डिक्लेरेशन देगा कि ये लिस्ट सही है, इसमें जो लिखा है वो सच है और कुछ भी गलत नहीं है। तो उसको सपोर्ट कौन करेगा? कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वो भी लेटेस्ट लिस्ट विद इन 15 डेज। दूसरा डॉक्यूमेंट साथ में क्या हो गया? स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट, ये लिस्ट सही है। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट और लेके कि कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई कर रही है, कंपनी इज कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट और लेके। टोटल 5 एनेक्शर्स हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा और डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। टोटल देयर आर 5 एनेक्शर्स। तो एप्लीकेशन फॉर्म आरएससी 1 और उसके साथ 5 एनेक्शर्स कहां चले गए? एनसीएलटी के पास। जिस दिन एनसीएलटी के पास ये एप्लीकेशन फाइल होगी, उसके बाद एनसीएलटी, अब ना तो सेक्शन में लिखा है ना रूल में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या होगा। प्रैक्टिकली क्या होगा? एनसीएलटी एक हियरिंग की डेट देता है, तारीख देता है, और उसमें कंपनी को बुलाता है, क्रेडिटर्स को नहीं बुलाता, सिर्फ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर आगे की फर्दर डायरेक्शंस इशू करता है। तो ये जो प्रैक्टिकली होता है कि हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी आरएससी में, उसके बाद एनसीएलटी एक्स पार्टी हियरिंग रखेगा। एक्स पार्टी हियरिंग मतलब जिसमें सिर्फ 2 पार्टी में से एक पार्टी आएगी, कंपनी आएगी, क्रेडिटर्स नहीं है। और उस एनसीएलटी हियरिंग में पहला कंपनी को डायरेक्शन दी जाएगी, या तो कंपनी को या फिर उस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को जिसके थ्रू एप्लीकेशन फाइल हुई। अगर कंपनी खुद ही एप्लीकेशन फाइल कर रही है और कंपनी सेक्रेटरी जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी खुद ही सारा प्रोसीजर देख रहा है, तो कंपनी को एप्लीकेशन मिल जाएगी या कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर कंपनी ने मान लो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर लिया और कंपनी कह रही है हम अपने खुद का जो कंपनी सेक्रेटरी है उससे नहीं करवा रहे, और कंपनी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी टू अ प्रैक्टिसिंग सीएस और टू एडवोकेट फर्म, टू द लॉ फर्म, व्हाटएवर, तो वही लोग जाकर एप्लीकेशन फाइल करेंगे कंपनी के बिहाफ पर और वही लोग कंपनी को वहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैं प्रिज्यूम कर लेता हूं कि मेरी जो क्लाइंट कंपनी है उसने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और मुझको बोला कि सर आपको ही हमें वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए जाना है। तो एनसीएलटी हियरिंग में मैं जाता हूं अपीयर होने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, और एनसीएलटी मुझे ऑर्डर देगा उस केस में। क्या ऑर्डर देगा? कि फर्दर नोटिसेस इशू करते हैं बहुत सारे, और नोटिसेस इशू करने अगर कंपनी खुद जाएगी तो कंपनी को ऑर्डर मिलेगा। अगर कंपनी ने कोई आउटसाइडर अपॉइंट नहीं किया है तो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी खुद जाएगा अपीयर होने के लिए, जो सीएसएन एम्प्लॉयमेंट है, तो उसी को ऑर्डर मिलेगा कि बहुत सारे नोटिस इशू करते हैं। किस किस को इशू करते हैं? नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू करते हैं, सीजी को। सीजी बोले तो यहाँ पर पावर्स आर डेलीगेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू द आरडी। नंबर 2 आरओसी को नोटिस इशू करना है। नंबर 3 अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को नोटिस इशू करना है कि हम ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने वाले हैं, आजकल प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो 3 अथॉरिटीज को नोटिस आएगा। कौन सी 3 अथॉरिटीज? सीजी ने पावर डेलीगेट किया है आरडी को, दूसरा आरओसी, तीसरा सेबी के पास नोटिस आएगा इफ कंपनी इज लिस्टेड। और नोटिस का फॉर्म है RSC2, नोटिस फॉर्म RSC2। उसके बाद हम करें चौथा, नोटिस जाएगा सारे क्रेडिटर्स को इंडिविजुअल नोटिस जाएगा, उसका फॉर्म है RSC3। क्रेडिटर्स को नोटिस जाएगा, उसका फॉर्म RSC3, दैट इज क्लियर। तो जो अथॉरिटीज को जा रहा है RSC2 और जो क्रेडिटर्स को जा रहा है वो RSC3, प्लस साथ में कह रहे हैं न्यूज़पेपर में 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दो, 1 इंग्लिश 1 वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दो, और उसके साथ कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाले, कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी डाले कि हमने वो एप्लीकेशन फाइल कर दी है टू द एनसीएलटी। और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में भी लिखना है, वेबसाइट पे भी लिखना है, और जो इंडिविजुअल नोटिस दिए जाएंगे उन सब में लिखना है ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड फॉर फाइलिंग योर ऑब्जेक्शन टू द एनसीएलटी। उसमें क्या लिखना है? ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, कंपनी इज सीकिंग, कंपनी इज इनवाइटिंग कि आप सब लोग आओ, बीच में टांग अड़ाओ, मतलब उसमें ये लिखना है, उसमें नोटिस में लिखना है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में लिखना है कि आइए अपनी टांग अड़ाइए, जितना भी साइज है छोटी बड़ी अड़ाइए। अच्छा, जिस दिन एनसीएलटी के पास, ध्यान से सुनना, जिस दिन एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे विच फॉर्म? RSC1, उसके बाद एनसीएलटी जो ऑर्डर इशू करेगा विद इन 15 डेज ऑर्डर इशू कर देगा टू इशू द फर्दर नोटिस, और हमें वो ऑर्डर आने के बाद विद इन 7 डेज नोटिस इशू करेगा। तो एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, उसके बाद विद इन
15 days NCLT order to issue the notice। और NCLT किसको ऑर्डर दे रहा है? कंपनी, या तो कंपनी को या फिर कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव बनकर गया है प्रैक्टिसिंग सीनियर्स एडवोकेट उसको। तो दैट कहानी समझ में आ रही है। स्टेप नंबर 1 डेट ऑफ एप्लीकेशन टू द NCLT RSC 1। उसके बाद विद इन 15 days NCLT gives the order to the company or to the company representative to issue the notice। उसके बाद जिस दिन NCLT ऑर्डर आया issue the notice, उसके बाद विद इन 7 days the company shall issue notice या practicing company secretary advocate shall issue notice to ROC, RD, SABI, creditors, newspapers, website। within 7 days वो issue करना है। और उस 7 days के बाद next 7 days में एक affidavit बनाकर वापस देना है to the NCLT। एक affidavit वापस देना है कि हमने ये काम कर दिया, जो आपने ऑर्डर दिया था सबको नोटिस दो वो हमने कर दिया है। न्यूज़पेपर नोटिस फॉर्म RSC 4 और वेबसाइट पे भी नोटिस RSC 4। आई रिपीट दैट, न्यूज़पेपर नोटिस RSC 4, वेबसाइट नोटिस भी RSC 4। दैट इज हियर। और देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि जो अभी एफिडेविट दे रहे हैं NCLT को विद इन 7 days कि हमने सारा काम कर दिया है, दैट इज RSC 5। जो एफिडेविट देंगे वापस NCLT को कि हमने सारा काम कर दिया, दैट इज फॉर्म RSC 5। दैट इज हियर। अभी क्या है, अब ये लोग कितने टाइम में सबसे ऑब्जेक्शन मांगे, ये लोग कितने टाइम में ऑब्जेक्शन देंगे? विद इन 3 months। विद इन 3 months कितना टाइम में ऑब्जेक्शन देगा? 3 months। कौन कौन लोग? क्रेडिटर्स, RD, ROC, SABI, इन लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे। दे विल गिव देयर ऑब्जेक्शन विद इन 3 months। टाइम लिमिट याद रखिए। 3 months कहां से? इसमें लॉ मेकर ने कुछ गड़बड़ किया है, थोड़ी सी आपको बताने के लिए बता रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने थोड़ी सी गड़बड़ की है। एक जगह तो लॉ मेकर ने लिखा है जिस दिन न्यूज़पेपर में नोटिस आया, जिस दिन न्यूज़पेपर नोटिस आया वहां से 3 months में ऑब्जेक्शन आ जानी चाहिए। ये लिखा हुआ है रूल्स में, सेक्शन में नहीं, रूल्स में लिखा है। और दूसरा रूल्स में लिखा है जिस दिन ये लोग नोटिस रिसीव करेंगे, द क्रेडिटर्स, द SABI और ROC और RD, जिस दिन नोटिस रिसीव करेंगे इनके पास, जिस दिन इनके पास नोटिस पहुंचेगा वहां से 3 months के अंदर ये अपना ऑब्जेक्शन देंगे। तो अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं इसके ऊपर ऑनेस्टली स्पीकिंग कि लॉ मेकर ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने वो 3 months तो 2 जगह लिखा है, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया। एक जगह लिखा है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और दूसरी जगह लिखा है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। हो सकता है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पहले आए और वो उनके पास जो नोटिस पहुंच रहा है वो 4 दिन बाद पहुंचे, 5 दिन बाद पहुंचे। तो आपके हिसाब से क्या लेना चाहिए? 3 months फ्रॉम द न्यूज़पेपर नोटिस, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, या जिस दिन एक्चुअल रिसीट ऑफ नोटिस दो वहां से 3 months। देखो अगर पिक्चर लॉन्गर करना है और टाइम पीरियड ज्यादा देना है उनको ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, और ये प्रिज्यूम कर लेते हैं हर कोई न्यूज़पेपर थोड़ा ना पढ़ता है, और ऑल ओवर इंडिया इतने सारे क्रेडिटर्स हैं, सबने वो न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 या पेज नंबर 11 पे अंदर कंपनी ने एक बॉक्स में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया है, कोई फ्रंट पेज पे तो आएगा एडवर्टाइजमेंट, तो हर किसी ने थोड़ा पढ़ा। अगर उस तरीके से सोचें और क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जिस दिन उनके पास इंडिविजुअल नोटिस पहुंचा आया वहां से 3 months, उस तरीके से सोचें। दूसरा तरीका हो सकता है सोचने का कि अगर हम यूनिफॉर्मिटी देखना चाहते हैं कि सबको सेम टाइम लिमिट मिले और किसी को आगे पीछे नहीं मिले, किसी को नोटिस पहले मिला, किसी को नोटिस 2 दिन बाद में मिला, अगर हम चाहते हैं सबका टाइम लिमिट सेम हो जाए तो जिस दिन न्यूज़पेपर नोटिस दिया वहां से 3 months सबके लिए सेम है। आगे पीछे कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है, सर मेरे को तो नोटिस पहले मिला था या मुझे तो नोटिस 2 दिन बाद में मिला था इसलिए मैं 2 दिन बाद में आकर ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो कि क्या होना चाहिए। मतलब अगर मैं क्रेडिटर के एंगल से देखूं तो मुझे लगता है जिस दिन नोटिस आया है, रिसीव किया है वहां से 3 months। अगर मैं यूनिफॉर्मिटी के एंगल से देखूं तो जिस दिन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई है वहां से सबको 3 months मिलेंगे। लेकिन दो बातें ये रूल में लिखी है, लेकिन आप फिलहाल इतना याद रखो ऑब्जेक्शन हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months। और ये सब लोग अपने ऑब्जेक्शन किसको फाइल करेंगे? NCLT। किसको ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे? NCLT को विद इन 3 months। किंतु परंतु उसकी एक कॉपी साथ में किसको देंगे? कंपनी को। एक कॉपी किसको देंगे? कंपनी को। 1 copy is given to the company। So first it goes to the NCLT, along with that simultaneously 1 copy of the objection will be given to the company। और 3 महीने खत्म होने के बाद
विद इन 7 days कंपनी को वो ऑब्जेक्शंस जितने भी कंपनी ने रिसीव किए हैं और हर ऑब्जेक्शन के साथ कंपनी ने अपना जो रिस्पॉन्स दिया है वो कंपाइलेशन बनाकर एनसीएलटी के पास फाइल करते हैं। कंपनी को क्या करना है, 3 महीने खत्म होने के बाद सारे के सारे ऑब्जेक्शन जो एनसीएलटी के पास आए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्शंस कंपनी के पास भी आए हैं, उसकी एक कॉपी। तो क्या करना है, हर ऑब्जेक्शन के साथ उसका जो रिस्पॉन्स कंपनी ने दिया है, उसका जो जवाब कंपनी ने बनाया अपनी तरफ से, अपने जो सफाई में जो भी जवाब बनाया है वो हर ऑब्जेक्शन के साथ उसका जवाब लगाकर अटैच करके कंपनी फाइल करेगी सब कुछ एनसीएलटी के पास विद इन हाउ मच टाइम, विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months। 3 महीने खत्म होने के बाद विद इन 7 days कंपनी विल फाइल टू द एनसीएलटी। बात समझ में आ रही है व्हाट दिस। उसके बाद कल एनसीएलटी में मामला आ गया, अब एनसीएलटी हियरिंग होगी। अब क्या होगा, एनसीएलटी हियरिंग होगी और उस एनसीएलटी हियरिंग में या तो कंपनी ऐसा हो सकता है, एनसीएलटी क्या कर सकता है, एनसीएलटी इंक्वायरी करवा सकता है, फर्दर इंक्वायरी करवा सकता है। इंक्वायरी करो और देखो कि इसके अंदर कहीं कोई फ्रॉड वगैरह इंटेंशन तो नहीं है, फ्रॉडलेंट इंटेंशन तो नहीं है। एक तो एनसीएलटी इंक्वायरी करवा सकता है, सारे ऑब्जेक्शंस आए, कंपनी ने जो उसके ऊपर अपने जवाब दिए हैं वो जवाब कुछ पोल मोल लग रहे हैं, कुछ घुमा हुआ है, ऐसा लग रहा है क्रेडिटर्स के साथ चीटिंग करने की कोशिश हो रही है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हैं लेकिन क्रेडिटर्स का पैसा वापस कर नहीं रहे हैं। दैट इज द। दूसरा हो सकता है एनसीएलटी ये बोल रही है, हियरिंग में ऑर्डर दे रहे हैं कि क्रेडिटर्स को सिक्योर कर दो या उनको रीपे कर दो तो हम आपको रिडक्शन का अप्रूवल दे देते हैं। और एक एडजर्न्ड तारीख के बाद तारीख एडजर्नमेंट की डेट दे दे, एनसीएलटी एक एडजर्नमेंट की डेट दे दे कि हम इतने दिन के लिए एडजर्न करते हैं, लेट अस से फॉर 2 months, 2 महीने के लिए हम हियरिंग को एडजर्न करते हैं। और इस 2 महीने के अंदर कंपनी को क्या करना है, जो ऑब्जेक्शन रेज करने वाले क्रेडिटर्स हैं या तो उनसे एनओसी ले लो या फिर आप उनको रीपे कर दो या उनके लिए इतना मॉर्गेज क्रिएट कर दो, इतनी एसेट्स पे मॉर्गेज क्रिएट कर दो कि उनके सीने में ठंड पड़ जाए कि हाँ हम सेफ हैं, उनको सिक्योर कर दो और अगली तारीख से पहले कर दो। जो करना है अगली तारीख से पहले कर दो। एनसीएलटी हियरिंग में कल क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं कि हम मीटिंग को हियरिंग को एडजर्न कर रहे हैं 2 महीने के लिए सूटेबल टाइम पीरियड के लिए। और कंपनी को क्या करना है, मीनवाइल क्रेडिटर्स से एनओसी ले लो, क्रेडिटर्स के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट कर दो या फिर उनको जो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं उनको डिस्चार्ज कर दो, उनको रीपे कर दो। फाइनली 2 महीने के बाद हम मानते हैं कि कंपनी सारा काम करके आ गई और जो एनसीएलटी ने कहा था किसी को डिस्चार्ज कर दिया जो बिल्कुल नहीं मान रहा था और जिसको सिक्योरिटी से जो कुछ हो गया उसको मॉर्गेज दे दिया, उसको सिक्योरिटी दे दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, फाइनली एनसीएलटी की एक हियरिंग और होगी, फाइनल हियरिंग एडजर्नमेंट के बाद फाइनल हियरिंग। इसमें अब हम मानते हैं कि हमने सब कुछ सेटिस्फाई कर दिया एनसीएलटी को, प्रिज्यूम करता हूं कि एनसीएलटी अब सेटिस्फाई हो गया है। तो एनसीएलटी फाइनली पासेस द ऑर्डर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब उसके साथ एनसीएलटी हियरिंग के जितने मिनट्स बने हैं, किसने क्या बोला, क्या आर्गुमेंट दिए, उन सारे मिनट्स को एनसीएलटी अप्रूव करेगा। यहाँ पर एक तो रिडक्शन का ऑर्डर पास करेगा, दूसरा एनसीएलटी हियरिंग के मिनट्स बनेंगे, समरी बनेगी, उसको भी एनसीएलटी अप्रूव करेगा कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बोला, क्रेडिटर्स ने क्या बोला और क्या आर्गुमेंट्स हुए, फाइनली क्या डिसाइड हुआ। वो मिनट्स बनेंगे, वो एनसीएलटी अप्रूव करेगा। प्लस एनसीएलटी लास्टली और टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपनी तरफ से फिक्स करेगा और टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी के नाम से ऐड रिड्यूस्ड ऐड कर दो। ये जो एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसका फॉर्म है RSC6। जो एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर आता है इसका फॉर्म क्या है, RSC6। गेटिंग दिस। अब एनसीएलटी ऑर्डर आने के बाद फाइल इट टू द ROC इन व्हिच फॉर्म, INC 28। एनसीएलटी ऑर्डर हाथ में आ गया तो अब फाइल इंटीमेशन टू द ROC इन द फॉर्म INC 28। लेकिन INC 28 के साथ अटैच करके क्या करेगा, सॉरी RSC6 is the attachment file of INC 28। तो ROC बस फाइल करेंगे INC 28, साथ ही करेंगे RSC6 पे। और उसके बाद ROC क्या करेगा, ROC उस एनसीएलटी ऑर्डर को अपने पास रजिस्टर करेगा और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा RSC7। ROC हमें क्या देगा, RSC7। तब कहेंगे फाइनली कि शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया। जब तक ROC से RSC7 नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया।
एनसीएलटी ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, आरएससी 6 की कोई वैल्यू नहीं है जब तक हमें आरओसी से आरएससी 7 नहीं मिलता। आरओसी 7 मिलेगा तब कहेंगे यस हमारा शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड। तो फाइनली आंसर दिस इज द प्रोसीजर एंड आई कैन से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज कंप्लीट। अब मैं कहूँगा वो मैंने 5 और एक्शंस तो आपको नहीं बताया, कहते हुए मैं पढ़कर सुना देता हूँ।